असाइनमेंट 1 जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, ये असाइनमेंट 1 में ऑल क्वेश्चन ये इन बेसिक फॉर्मूलाज पर बेस्ड थे। जैसे साइन पाई बाय टू मीन्स 90 डिग्री, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज व्हाट कॉस थीटा, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, पाई इज 180 डिग्री साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा it is minus sin theta, cos pi minus theta it is minus cos theta, cos pi plus theta is minus cos theta, sin 2 pi minus theta was minus sin theta, cos 2 pi minus theta was cos theta। और अगर 2 पाई प्लस एंगल है तो चाहे साइन है चाहे कॉस है वो सेम रिपीट हो जाता है एंगल। ये बेसिक से बात डिस्कस हुई है, तो इसको ध्यान रखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी। तीनों पार्ट्स में साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू पूछी है, कॉस 2 पाई बाय 3 पूछा है, tan 2 पाई बाय 3 पूछा है। तो वंस यू नो साइन 2 पाई बाय 3, कॉस 2 पाई बाय 3, इनको डिवाइड करके ये सॉल्व हो जाएगा। बट 2 पाई बाय 3, नाउ 2 पाई बाय 3 अलग से एक बार देख लें तो ये इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3 है। जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वैसी कोई फॉर्म में इस गिवन एंगल, देखो गिवन एंगल मोर देन पाई बाय 2 है, तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला से उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 2 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, और साइन पाई माइनस पाई बाय 3 ये आपके पास यहां से आ जाएगा साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 होता है √3/2, कॉस 2 पाई बाय 3 इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 3। नाउ कॉस पाई माइनस थीटा इट इज माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस पाई बाय 3, सो माइनस 1/2, कॉस पाई बाय 3 इज 1/2, इनको डिवाइड करेंगे तो tan पाई बाय 3 आ जाएगा, 2 पाई बाय 3। तो इन दिस वे ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। लाइक दैट हर क्वेश्चन में एंगल बेसिकली कैसे स्प्लिट होना है वही समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल गिवन इज 5 पाई बाय 6। नाउ 5 पाई बाय 6 अगर आप देखें तो इसको पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो साइन 5 पाई बाय 6 मीन साइन पाई माइनस पाई बाय 6, साइन पाई माइनस थीटा इज व्हाट साइन थीटा, सो साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 क्या है 1/2, cos 5 पाई बाय 6, तो cos पाई माइनस पाई बाय 6, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, यानी ये आपके पास पाई माइनस पाई बाय 6 इज माइनस cos पाई बाय 6, और cos पाई बाय 6 इज √3/2, माइनस √3/2। तो एंगल स्प्लिट करके ऐसी कोई फॉर्म में लाने की कोशिश करी हर क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट में tan 5 पाई बाय 6 पूछा है, तो साइन और कॉस से आपके पास tan भी सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का जो ए पार्ट है साइन 7 पाई बाय 6। नाउ 7 पाई बाय 6 कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाय 6, और साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इट इज माइनस साइन पाई बाय 6, और इट इज माइनस 1/2। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट, देखो इन रिजल्ट के साथ साथ आपके पास साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या है ये है कॉस थीटा। तो थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट इज सिंपल, इट इज रिटन साइन माइनस पाई बाय 6, इट इज माइनस साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, तो आंसर इज माइनस 1/2। थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट इज साइन 11 पाई बाय 6,
और 11 पाई बाय 6 आप चेक करें तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 है, यानी पाई के साथ माइनस, पाई के साथ प्लस, 2 पाई के साथ माइनस, कुछ भी फॉर्म में ये एंगल 90 से लेस लेकर आओ सो दैट आप उसकी वैल्यू सॉल्व कर सकें। तो साइन 11 पाई बाय 6 को लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6, और साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी ये क्या बनेगा माइनस साइन पाई बाय 6। अगेन साइन पाई बाय 6 1/2, तो साइन 11 पाई बाय 6 आंसर आएगा माइनस 1/2। फोर्थ क्वेश्चन, cos of 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, देखो 5 पाई बाय 3 कैसे स्प्लिट हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो cos 2 पाई माइनस थीटा क्या है आपके पास cos थीटा, क्या बनेगा ये cos पाई बाय 3, एंड व्हाट इज cos पाई बाय 3 1/2, तो cos 5 पाई बाय 3 इज 1/2। फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, cos ऑफ माइनस 5 पाई बाय 3, अब cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही है, यानी cos ऑफ माइनस पाई बाय 3 वही आएगा जो कि cos 5 पाई बाय 3 है। देन फोर्थ का सी पार्ट है cos 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3, तो अगेन 7 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 3 को 2 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं, और 2 पाई के साथ प्लस कुछ भी आए, चाहे साइन हो या कॉस हो, साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाय 3 आंसर आएगा साइन पाई बाय 3, यानी आंसर आएगा √3/2। फिफ्थ क्वेश्चन, cos 3 पाई बाय 4, हर केस इसी तरह से आपको स्प्लिट करते जाना है, cos 3 पाई बाय 4, नाउ 3 पाई बाय 4 इज पाई माइनस पाई बाय 4, और cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई बाय 4, और cos पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो cos 3 पाई बाय 4 इज माइनस 1/√2। cos 5 पाई बाय 4, फिफ्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, 5 पाई बाय 4, और 5 पाई बाय 4 क्या बनेगा पाई प्लस पाई बाय 4, और cos पाई प्लस पाई बाय 4 that is cos pi plus theta, it is again minus cos theta, so answer is same minus 1/√2। 7 pi by 4, 7 pi is also cos ratio 7 pi by 4, now 7 pi by 4 जो है 2 पाई माइनस पाई बाय 4 बनेगा, और cos 2 pi minus theta is cos theta, so cos of 2 pi minus pi by 4 क्या बनना है cos pi by 4, तो cos 7 pi by 4 की क्या वैल्यू है 1/√2। सेम सिक्स क्वेश्चन का ए पार्ट, साइन 3 पाई बाय 4, बी पार्ट साइन 5 पाई बाय 4, सी पार्ट 7 पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 इज व्हाट 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो आपके पास ये तीनों यूजिंग दिस फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन में 7 पाई बाय 3 एंगल गिवन है तीनों पार्ट्स में, 7 पाई बाय 3, तो 7 पाई बाय 3 इज व्हाट, इट इज 2 पाई प्लस पाई बाय 3, तो कोई भी रेशियो हो सेवेंथ में
ए बी सी तीनों पार्ट, साइन 7π/3 क्या होगा, साइन π/3, कॉस 7π/3 क्या होगा, कॉस π/3, कॉट 7π/3, कॉट π/3, बिकॉज 2π प्लस आपके पास कोई भी एंगल है, कोई भी रेशियो है, तो आपके पास एंगल सेम रिपीट हो जाता है। 8th क्वेश्चन, cos -π/3, अब cos ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, cos थीटा, तो ये cos π/3 ही रहेगा, यानी कि 1/2 ही रहेगा। sec -π/3, sec तो cos का इनवर्स है, मतलब cos का 1 करके आना है, तो sec -π/3, जब cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा है, तो sec ऑफ माइनस थीटा भी sec थीटा ही होगा, sec π/3, तो sec π/3 2 आएगा। tan ऑफ -π/3, tan थीटा को हमेशा स्प्लिट कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको लिख सकते हैं sin -π/3 अपॉन cos -π/3, इट इज माइनस sin π/3 अपॉन cos π/3, यानी माइनस √3/2 अपॉन 1/2, आंसर इज माइनस √3, यानी यहीं से बना सकते हैं ना, tan ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस tan थीटा, तो tan ऑफ -π/3 इज व्हाट, माइनस tan π/3, और tan π/3 होता है √3, tan 60 डिग्री इज √3। 9th क्वेश्चन, sin -π/2 means minus sin π/2, that is -1, cos -π/2 b part, it is cos π/2 and cos π/2 is 0, और c part cot, cot क्या है, cos by sin, तो थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। 10th क्वेश्चन का ए पार्ट, sin -3π/2, तो पहले कोई माइनस साइन बाहर ले आओ, तो माइनस साइन 3π/2, और 3π/2 को स्प्लिट कर सकते हैं पाई प्लस π/2, और साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/2, माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस साइन π/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन π/2 इज 1, तो आंसर इज 1। सिमिलरली अगर ये cos -3π/2 है, तो cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही है, और cos ऑफ पाई प्लस π/2, cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, लेकिन cos π/2 तो 0 ही है ना, आंसर क्या आना है, 0। देन थर्ड पार्ट cot है, तो cos अपॉन साइन से cot आ जाएगा। तो अभी हर केस सॉल्व हो सकता है, बेसिकली एंगल को स्प्लिट करना सीखिए आप। 11th क्वेश्चन में एंगल गिवन है 11π/3, 11π/3, देखो पहले तो 11π/3 मैं 11 को स्प्लिट कर रहा हूं 6 + 5, तो आप देखें तो ये बनना है 3 दोनों के नीचे ले जाएंगे तो 2π + 5π/3, यानी 11th क्वेश्चन में जो सीकेंट 11π/3 दिया है, क्योंकि 11π/3 को हम लिख सकते हैं 2π + 5π/3, और 2π प्लस थीटा इज सेम थीटा, यानी सीकेंट 11π/3 क्या है, सीकेंट 5π/3। अब 5π/3 अगेन स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो फिर से आप इसको 5π/3 को लिख लीजिए 2π - π/3, तो ये सीकेंट का मतलब 1/cos हो जाना है, और cos में 2π - थीटा इज cos थीटा, तो ये सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व हो जाएगा। यानी जो भी एंगल गिवन है वो 2π से ग्रेटर है, पहले 2π सेपरेट कर लो,
जो बचता है अब उसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। इलेवेंथ का सी पार्ट हो जाएगा, वो सीकेंड ऑफ -5/3 है। ट्वेल्थ का फर्स्ट पार्ट कॉस ऑफ 7π/6। अब 7π/6 क्या है, पाई प्लस π/6, तो कॉस पाई प्लस थीटा सॉल्व हो जाएगा। बी पार्ट भी 7π/6 है, सी पार्ट भी 7π/6 है। 13 का ए पार्ट 5π/6। एक तो इन सब से साइन बाय कॉस करके tan बना सकते हो। 13 क्वेश्चन का ए पार्ट है tan 5π/6 और 5π/6 मीन पाई माइनस π/6। तो tan पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा, इनको डिवाइड करेंगे तो ये साइन और ये माइनस कॉस, tan पाई माइनस थीटा क्या बनना है, माइनस tan थीटा। तो tan पाई माइनस π/6 becomes minus tan π/6 और tan 30 डिग्री होता है 1/√3, यानी tan 5π/6 आंसर इज -1/√3। ऐसे ही tan 7π/6 और 7π/6 इज पाई प्लस π/6 और tan पाई प्लस थीटा, देखो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, इनको डिवाइड किया तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी tan पाई प्लस थीटा क्या बनेगा, प्लस tan थीटा। सो tan पाई प्लस π/6 is plus tan π/6, which means plus 1/√3। 11 π/6 अगेन tan रेशो। तो 11 π/6 पहले भी एग्जांपल किया था, ये क्या बनना है, ये बनना है 2 पाई माइनस π/6। तो tan 2 पाई माइनस थीटा साइन अपॉन कॉस, तो tan 2 पाई माइनस थीटा becomes minus tan theta, तो minus tan theta। तो tan 2 पाई minus π/6 is what, minus tan π/6 और minus 1/√3। फोर्टीन अगेन फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है, कॉट गिवन है -π/3। देखो cos ऑफ माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ माइनस थीटा बिकम्स कॉट ऑफ माइनस थीटा और अपॉन ये बनता है माइनस कॉट थीटा, यानी कॉट ऑफ -π/3 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कॉट π/3 और कॉट π/3 की वैल्यू नोन है आपको, तो सॉल्व हो जाएगा। देन कॉट 2 π/3, सेकेंड पार्ट इज कॉट 2 π/3। देखो जो भी साइन और कॉस से डिफरेंट रेशियो है तो आप पहले उसके लिए इनको यूज करके रिजल्ट बना लो। अब जैसे 2 π/3 हो रहा है पाई माइनस π/3, यानी हमें पाई माइनस थीटा का रिजल्ट यूज करना है। तो कॉस पाई माइनस थीटा जब डिवाइड होगा साइन पाई माइनस थीटा से तो बनेगा कॉट पाई माइनस थीटा, इक्वल टू क्या बनना है, दिस अपॉन दिस, यानी ये बनना है माइनस कॉट थीटा, यानी कॉट ऑफ पाई माइनस π/3 दिस माइनस कॉट π/3 और tan π/3 से ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट किया है कॉट 5 π/3। अब 5 π/3 क्या है, ये है 2 पाई माइनस π/3 और कॉट 2 पाई माइनस थीटा, अगेन कॉस अपॉन माइनस, क्या बनेगा, माइनस कॉट थीटा। तो 2 पाई माइनस π/3 इट इज माइनस कॉट π/3। इस तरह से कॉट 5 π/3 भी सॉल्व हो जाता है। 15 क्वेश्चन तो सिंपल है, उसमें
एंगल तो लेस देन 90 ही है, लेस देन π/2 ही है, खाली cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, डी पार्ट ए पार्ट सेम ही है, सी पार्ट में कॉट है, तो अगेन इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉट में रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट असाइनमेंट 1, और ये सब आई थिंक अब याद रह पाएगा, इसको याद रखें। नेक्स्ट हमें ट्रिग्नोमेट्री हमने जितनी डिस्कस करनी थी वो डिस्कस हो गई है। क्लास 2 क्लास 3 में जो भी आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस असाइनमेंट्स आपको दिए हुए हैं, असाइनमेंट के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं अगले असाइनमेंट के अंदर, तो आप वहां से कर लीजिए, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाती है, जो पार्ट हमें फिजिक्स में यूज करना है। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ मैथ्स डिस्कस होना है, तो मैथ्स में कॉमन आपने 10th क्लास तक वाई एक्स रिलेशन डिस्कस किए हैं, वाई एक्स लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करनी, ग्राफ प्लॉट करने, ये सब हमने 10th तक किया है। एक टर्म है मैथ्स में वेरी कॉमन, जिसको बोलते हैं फंक्शन। देखो कोई भी क्वांटिटी, जैसे मैथ्स में कॉमन हम किसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए ऐसा मान लेते हैं कि लेट एक्स इज दिस, लेट वाई इज दिस, तो कोई भी क्वांटिटी वाई किसी किसी अनदर क्वांटिटी एक्स पे डिपेंड करती है, तो मैथ्स में उसको बोलते हैं कि वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। यानी अगर मैं ऐसा लिखूं कि वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होता है कि वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। इसमें ये भी बात समझे, एक्स बदलेगा तो वाई बदलेगा, लेकिन एक टर्म हम यूज करते हैं कि एक्स कुछ भी चेंज हो सकता है, लेकिन एक्स बदलेगा तो वाई बदलेगा, यानी एक्स वेरिएबल है तो वाई भी वेरिएबल है, लेकिन इनमें से एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलना, यानी एक्स तो कुछ भी हो सकता है, और एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए वाई की अलग अलग वैल्यू हो जाएगी, यानी एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है, बट एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलना, और वाई फिर क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वाई की वैल्यू एक्स पे डिपेंड कर रही होगी। आप कोई भी एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे जैसे बहुत सिंपल हम एक एक क्वांटिटी, जैसे कोई भी कमोडिटी है उसकी सप्लाई मार्केट में हो रही है, और उसके बेसिस पर उस कमोडिटी का प्राइस वेरी हो रहा है, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द सप्लाई, और सप्लाई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो सप्लाई ड्यू टू मेनी रीजन कभी ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, और सप्लाई कितनी भी हो सकती है, लेकिन प्राइस डिपेंड्स ऑन द सप्लाई। तो प्राइस इज ऑल्सो ए वेरिएबल, supply is also a variable, but supply is independent variable, and price is dependent variable. ये जनरल से कुछ टर्म्स है। तो व्हेन वी से y is function of x and I say x is independent variable, इसका मतलब है कि x can take any value and as per the value of x, y की वैल्यू डिसाइड होनी है। तो वेरियस टाइप के रिलेशन, जैसे आप कहें कि y is 3x plus 2, it is a relation. What is the relation between x and y? Means what is how y is related to x. So this is a function. This is a function which explains the relationship between x and y. तो कोई भी फंक्शन मैथ्स में ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ऐसे ही कभी tan रेशियो रहती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वेरियस टाइप्स आर देयर। तो उसमें अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सब तो 10th तक डील किया ही है आपने। एक नई चीज ये है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो जैसे हमने ये सब मैथ्स में पढ़ा है, इफ आई से कि 8 to the power 3, तो 8 is base and 3 is
एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंट ये दो टर्म्स आप समझते हैं। इफ आई से इट इज 8 टू द पावर 3, तो उसका मतलब है कि 3 इज एक्सपोनेंट एंड 8 इज बेस। तो ऐसे फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लाइक एक्स, वो एक्सपोनेंट हो। समझिएगा बात को। जैसे मैं ऐसा लिखूं कि y इज 8 टू द पावर x, तो जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, वो क्या है, वो पावर में है। बेस एक फिक्स वैल्यू है, बेस वेरिएबल नहीं है, लेकिन एक्सपोनेंट वेरिएबल है। इसको बोलते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये जो बेस है इन दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन जो बेस है वो कोई कांस्टेंट नंबर होने से मैंने 8 लिखा है, लेकिन यहाँ समझे आप, इन इसको जनरलाइज कर देते हैं, इसको लिखते हैं जैसे y इज a टू द पावर x। ना x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन a क्या है, एक तो a इज सम पॉजिटिव नंबर, मींस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ग्रेटर देन 0 आपके पास एक नंबर है 1। तो अगर 1 टू द पावर x हो, तो 1 टू द पावर 2 भी 1 होता है, 1 टू द पावर 3 भी 1 होता है, 1 टू द पावर 4 भी 1 होता है। यानी अगर फंक्शन में a की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो y फिर एक फिक्स वैल्यू है, फिर x बदलेगा तो y नहीं बदलेगा। तो यहाँ ये भी कंडीशन है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी a है वो a पॉजिटिव होगा नंबर 1, और साथ ही साथ a कभी 1 नहीं होगा। तो जस्ट डेफिनेशन समझे आप कि किस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक ऐसी फॉर्म नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्सपोनेंट है, और जो बेस है वो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव नंबर होगा, और वो कभी 1 नहीं होगा। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा। इट कैन मीन पॉइंट्स ऑल्सो, 1.2 1.3 पॉजिटिव होना है, और साथ ही साथ उसको 1 नहीं होना है, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो फिर ये इसको बोलते हैं मैथ में कि कांस्टेंट फंक्शन है, फिर y की वैल्यू फिक्स है, फिर y की वैल्यू ऐसी, y एक ऐसी क्वांटिटी नहीं होगी जो x के बदलने से बदलेगी। अगर यहाँ a 1 है तो x कुछ भी रखेंगे आप, y का आंसर 1 आना। तो फंक्शन की तो डेफिनेशन ये है कि y चेंजेस व्हेन x चेंजेस, इसलिए यहाँ हम साथ में कंडीशन लिखते हैं कि ये जो फंक्शन होगा ये कब एक्सपोनेंशियल बोला जाएगा, जब वैल्यू ऑफ a अदर देन 1 और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। जस्ट एक डेफिनेशन, एक नए टाइप के फंक्शन हम यहाँ डील करेंगे, तो वहाँ आपने एक डेफिनेशन समझनी है कि किस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और इसके साथ साथ जैसे मैथ्स में हम कुछ फिक्स टर्म, जैसे पाई, आपने 10 तक पढ़ा है पाई, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ी है 22/7। तो डेफिनेशन ऑफ पाई क्या है, कोई भी सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल, तो सर्कल कोई भी हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायामीटर ऑफ सर्कल, ये रेशो किसी भी सर्कल के लिए फिक्स है। मैं मैं वेरियस, ये स्मॉल है, ये बिग है, ये कोई इन दोनों के इंटरमीडिएट साइज है। यू टेक एनी सर्कल मींस एनी डायमीटर, लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर ऑफ सर्कल का रेशो हमेशा 22:7 होना है।
तो इस नंबर को मैथ में एक नाम दे दिया पाई। तो ऐसे ही मैथ में बहुत सारे नंबर्स डिफाइंड हैं। तो एक नंबर सिस्टम में हमारे पास एक रिजल्ट है, जैसे मैं 1 प्लस 1/n लिखूं, n कैन बी 1 2 3 कुछ भी, और इसकी पावर n करूं, यानी जो n यहां पुट होना है वही n में पावर होना है। जैसे फॉर एग्जांपल n 1 लिया तो ये बनना है 1 प्लस 1/1 पावर 1, यानी ये है 2। जिस समय n 1 होता है तो ये वैल्यू 2 होती है। ऐसे ही n सपोज 10 है तो ये 1 प्लस 1/10 मीन्स 0.1 पावर 10, यानी ये है 1.1 पावर 10। तो ऐसे हम n पुट करते जाएं तो अलग अलग n पर इसको सॉल्व करके अलग अलग वैल्यू आएगी। अब रिजल्ट ये है, जो प्रूवन, आप इसको इतना सॉल्व कर सके तो सॉल्व करके देखें कि अगर n की लार्ज वैल्यूज ले ली जाए, जैसे सपोज n को पुट कर दिया जाए 10,000, यानी लार्ज वैल्यूज में n 10,000 है कि n 100,000 है कि n 1 मिलियन है, लार्ज वैल्यूज ऑफ n फिर कितनी भी लेते जाओ ये टर्म सॉल्व होकर के ऑलमोस्ट सेम रहती है, और और वो वैल्यू 2.718 है। अगेन ये एक मैथमेटिशियन ने ढूंढा हुआ रिजल्ट है कि इस तरह के रिलेशन में आप n को बढ़ाते जाओ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपको जो रिटर्न नोट्स मिले हैं साथ में, वहाँ एक टेबल मैंने बना के दिया है। उस टेबल में आप चेक करें कि n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसकी क्या वैल्यू है। तो उस टेबल में क्लियर करके दिखाया है कि लार्ज वैल्यूज ऑफ n, ये तीनों एग्जांपल वहाँ रिटर्न है आपके पास, लार्ज वैल्यूज ऑफ n द वैल्यू इज ऑलमोस्ट सेम, और उस वैल्यू को एक नाम दिया गया है e। एक नंबर है e, जैसे नंबर है ना पाई, ऐसे ये है e। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ e? जैसे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई? डेफिनेशन ऑफ पाई ये है कि किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस टू डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट है, एंड दैट कांस्टेंट रेशियो इज नोन एज पाई। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। ऐसे ही व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नंबर e? डेफिनेशन ये है कि 1 प्लस 1 अपॉन n होल पावर n for large values of n is almost same, and that same number is known as e, and the value of e is 2.718। तो यहाँ एक नंबर ये ध्यान रखना है कि ये e क्या है। नंबर e is 2.718, and 1 plus 1/n to the power n is for large values of n is known as e। तो किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये मैंने अलग से टर्म डिफाइन की ई, लेकिन अगर किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, जैसे मैंने अभी समझाया था कि ये a टू द पावर x, नाउ a इज ए पॉजिटिव नंबर, लेकिन अगर ये बेस इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इक्वल टू e हो तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इफ y is e to the power x, what is e? E is 2.718, then it is known as natural एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए
देखो मैथ एक टूल है जो फिजिक्स के लिए यूज होना है, तो बहुत सारे केसेस ऑफ फिजिक्स में जो कॉमनली यूज्ड बेस है वो ई है। जहां जहां भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिजिक्स में यूज हो रहा है वहां पर बेस क्या आ रहा है, ई। बहुत सारे केसेस में तो जब बेस ई है तो उसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि फिजिक्स में इन फंक्शंस के लिए बहुत बार नेचुरल वर्ड लिखते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके अलावा और कोई बेस यूज ही नहीं हो रहा है, ई यूज हो रहा है, तो फिर खाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते रहते हैं। बट इन मैथमेटिक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन डज नॉट मीन कि बेस ई है। वो बेस कुछ भी ए हो सकता है। अगर वो ए ई है तो उसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये एक बेसिक सी बात, डेफिनेशन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही साथ एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसके इनवर्स को इनवर्स इज नोन एज लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे y अगर a टू द पावर x है तो a क्या है, a है बेस, x क्या है, x है एक्सपोनेंट। लेकिन इस फंक्शन का इनवर्स क्या मीनिंग उसका, जैसे ऐसे फंक्शन लिखना, log टू द बेस a, log y टू द बेस a x। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स उसको जो भी बेस है, जैसे y इक्वल टू a टू द पावर x, इस एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथमिक फंक्शन इज log और बेस a। लेकिन log ऑफ सम नंबर होना, ऐसे y है। अगर y इक्वल टू a टू द पावर x है तो log y टू द बेस a इक्वल टू x होना है। अगेन ये सब का पर्पस क्या है वो अभी यूज करेंगे तो समझ में आता है। अभी जस्ट आप इसको एज एज टूल समझें कि ये फंक्शन अगर है और इस फंक्शन में जो एक्सपोनेंट पार्ट था वो ये है, और ये नीचे लिखा हुआ है, ये आपके पास क्या है, ये बेस है। यानी इस फंक्शन की ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, बोथ आर सेम। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसको कैसे प्रोनाउंस करना, लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए। यानी आप डेफिनेशन समझें तो क्या बोलेंगे कि ये एक्स क्या था, एक्सपोनेंट। यानी y का लॉग वो एक्सपोनेंट है, वो x है जिसको बेस ए का एक्सपोनेंट बनाया जाए तो आंसर y आता है। डेफिनेशन अगर बनाएंगे तो व्हाट इज लॉग, तो लॉग ऑफ y to the base a is that exponent to which the base a must be raised to get y। जस्ट एज फैक्ट इस बात को अभी एक्सेप्ट करें, पर्पस क्या है वो सब आगे समझ में आएगा। एक्सपोनेंशियल और इसका इनवर्स फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये लिखने का मेथड। अब एक जनरल सी बात जो हमें एक्सपोनेंट से पता है कि जैसे एनीथिंग पावर जीरो, 8 पावर जीरो इज व्हाट, 1। 10 पावर जीरो इज व्हाट, 1। यानी इस डेफिनेशन से कि जिस समय y a टू द पावर x था तो log
ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई, और बेस यहां आ गया इक्वल टू व्हाट, एक्स। तो अगर ये पार जीरो है लाइक दिस, 8, 1 is what, 8 to the power 0. It means log of 1 to the base 8 is what, 0. लेकिन ये 10 to the power 0 होगा तो भी 1 होगा, यानी log of 1 to the base 10 भी क्या होगा, 0। तो इसको प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आप समझ लें कि log of 1 is always 0, बेस कुछ भी हो, बेस 8 हो, 10 हो, 12 हो, ई हो, log of 1 is always 0, बेस कुछ भी हो, क्योंकि एनीथिंग पार 0 क्या होता है, 1 होता है। ये एक सिंपल सा रिजल्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। सेकेंड, एक स्टैंडर्ड सी प्रॉपर्टी कि जैसे a टू दी पावर 1 हो, एनीथिंग पावर 1, तो वो सेम ही होता है, a टू दी पावर 1 इज a, यानी log ऑफ a टू दी बेस a इज व्हाट, 1। यानी किसी भी नंबर का लॉग लें और बेस वही नंबर हो तो आंसर क्या आना है, 1। टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग वेरी इंपॉर्टेंट, log of 1 to any base is 0, number 2 log of anything to the base same thing, यानी log of 8 to the base 8, answer is 1, log of 5 to the base 5, answer is 1। इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो इनकी हेल्प से हम फिजिक्स में बहुत सारे केसेस में सब बात यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। एक कॉमन सी टर्म, उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। अगर बेस 10 हो देन इट इज नोन एज कॉमन लॉग, यानी कॉमनली यूज होने वाला लॉग है ये। जैसे अगर आपको कोई केस लिखा है लॉग ऑफ से 5 और बेस मेंशन ही नहीं किया, बिना बेस के लॉग होना नहीं है, लेकिन अगर बेस मेंशन नहीं किया तो अंडरस्टूड है कि बेस इज 10। लॉग ऑफ 5 लिखने का मतलब है कि इट इज लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10। इफ बेस इज 10 इट इज नोन एज कॉमन लॉग। तो बहुत बार आपको ऐसे मिलेंगे एक्सप्रेशन लिखे हुए जहां बेस मेंशन नहीं है, तो जब भी बेस मेंशन ना हो तो अंडरस्टूड है कि बेस इज 10। इसी तरह से एक एक टर्म है विच इज नोन एज नेचुरल लॉग, और वो ये है कि अगर बेस ई है, जो ये भी डिस्कस किया, अगर बेस ई है तो इट इज नोन एज नेचुरल लॉग, इट इज नोन एज नेचुरल लॉग। और ये भी समझिए कि रिटन एज इट इज रिटन एज सिंपली ln, यानी अगर कहीं लिखा है ln5 तो इसका मतलब है कि ये है log ऑफ 5 टू द बेस ई। जैसे कॉमन लॉग में बेस मेंशन ही नहीं करते हैं, ऐसे ही नेचुरल लॉग में सीधा लिखते हैं बस ln5। ln5 का मतलब है कि ये नेचुरल लॉग की बात हो रही है, ये log ऑफ 5 है टू द बेस ई, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। देन लॉ, कुछ जनरल लॉज हैं वो समझ लें। जैसे लॉग ऑफ
कोई दो नंबर्स का प्रोडक्ट ए बी, कोई बेस तो होगा, बेस ए रखा हुआ हमने। तो लॉ ये है कि अगर आप लॉग किन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट का ले रहे हो तो ये हमेशा इक्वल होगा लॉग ए प्लस लॉग बी, दोनों में बेस वही है। क्या मीनिंग? जैसे मान लो आपके पास लॉग 20 है टू सम बेस ए, तो लॉग 20 को लिख सकते हैं लॉग ऑफ 4 इंटू 5 टू द बेस ए। तो ये आपके पास लॉग 4 प्लस लॉग 5 इक्वल होगा, और जो बेस आपके पास है वही बेस आगे चलता रहेगा। लॉग ए बी कैन बी रिटन एज लॉग ए प्लस लॉग बी। हर लॉग के साथ बेस है, वो बेस आपका सेम चलता रहेगा। दिस इज लॉ जिसमें ये प्रोडक्ट यूज हो रहा है। ऐसे ही दिस इज फर्स्ट लॉ। ऐसे ही सेकंड लॉ है कि अगर ये ए अपॉन बी हो तो ये लॉग ए माइनस लॉग बी होता है। पहला लॉ है जब ये ए इंटू बी हो, प्रोडक्ट हो, तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी। अब ये है जब ये क्वोशंट है, मतलब डिवीजन में है, तो ए अपॉन बी अगर है और इसका लॉग लिखा गया विथ सम बेस, तो ये क्या होना है लॉग ए माइनस लॉग। और एक तीसरा लॉ और याद रखना है कि ये ए जिसका हम लॉग ले रहे हैं, डेफिनेटली कोई बेस तो है। अगर इस ए की कुछ पावर है, सपोज पावर इज सी, तो ये सी आगे आ जाएगा, यानी ये होना है इक्वल टू सी टाइम लॉग ऑफ ए टू दी बेस। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जो पहला लॉ डिस्कस किया उसी से हो जाना है। ये देखो, पार सी का मतलब है कि ये ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी टाइम। तो जैसे अभी डिस्कस किया कि ए बी इज व्हाट लॉग ए प्लस लॉग बी। तो मान लो ए टू दी पावर 2 है, तो मीन्स ए इंटू ए है, तो क्या है लॉग ए प्लस लॉग ए, तो क्या बन जाएगा 2 लॉग ए। तो जब भी ये ए टू दी पावर सी है का मतलब ये सी टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो ये सी टाइम्स ऐड हो जाएगा। ऐड होकर क्या बनेगा सी टाइम्स लॉग। यानी आपके पास लॉग ऑफ 10 टू दी पावर 3 है, बेस कुछ भी है, बेस छोड़ो, 2 है 3 है कुछ भी है। तो इसका मतलब है कि 3 लॉग 10 है, ये पावर आगे आ जाएगी। ये इस लॉ का मतलब, जो बेस है वो बेस ऐसे ही रहेगा। ए टू दी पावर सी अगर है तो सी टाइम्स लॉग हो जाएगा। तो लॉग की ये बेसिक 3 लॉज और 2 प्रॉपर्टीज जो इससे पहले डिस्कस की। ये इतना सा एक पार्ट हमें पढ़ना है। आपको नोट्स फॉर्म में सब गिवन है, उसको एक बार गो थ्रू करिएगा। और प्रैक्टिस के लिए कि आप ये सारी बात जो डिस्कस किए हैं उसको याद रख पाएं, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स जिनमें ये सब बात अप्लाई होनी है आपको एज असाइनमेंट दिया है, वो आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे। उसी असाइनमेंट में से कुछ एग्जांपल्स आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे हमें log 3 टू द बेस 3 पूछा है कि ये क्या है, ये क्वेश्चन है। तो log अभी समझाया है कि जिस नंबर का log लिया जाए वही नंबर अगर बेस हो तो आंसर क्या होना है, आंसर 1 होना है। व्हाट इज log ऑफ 3 टू द बेस 3? आंसर होना है 1। ऐसे ही log ऑफ 1 टू द बेस 3 भी पूछा है। तो अभी समझाया था कि log ऑफ 1 बेस कुछ भी हो, आंसर क्या है 0। log ऑफ 1 इज 0। देन एक पार्ट दिया है log 3 टू द बेस 3 और पावर दिया है 2। ये आपके पास अभी जो लॉ सिखाया ए टू द पावर सी, इसकी आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 3। अब log ऑफ 3 टू द बेस 3 होता है 1, तो आंसर क्या बना 2 इंटू 1, यानी आंसर बना 2।
एक और देखिए एग्जांपल, log of 5 power 4 but base is also 5। तो अगेन ये पावर आगे आ जाएगी, ये हमें सॉल्व करना है। व्हाट इज इट? ये है 4 log 5 टू द बेस 5। अब log 5 टू द बेस 5 होता है 1, तो ये है 4 into 1। ऐसे नेक्स्ट है log 64 टू द बेस 4। ये आपके पास डायरेक्ट तो आंसर है नहीं, लेकिन आप इस 64 को कोशिश करें कि ये बेस के साथ कम बन जाए। अब 4 टू द पावर 3 एज 4 टू द पावर 3 इज व्हाट? 64। तो 64 को लिख सकते हैं log 4 टू द पावर 3 और बेस 4 है, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 टाइम्स log 4 टू द बेस 4, यानी ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये इक्वल टू क्या है? 1। तो ऐसा इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके आपने सब एग्जांपल्स ट्राई करने हैं, जिनमें जो बात आपने सीखी है वो अप्लाई होगी। log 9 पूछा है टू द बेस 3। अब log 3 टू द बेस 3 1 है, तो उसको लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर। 9 इज 3 स्क्वायर, तो बनेगा 2 टाइम्स log 3 टू द बेस 3, यानी आंसर आएगा 2। log 36 टू द बेस 6, ये क्वेश्चन। तो 36 इज स्क्वायर ऑफ द 6। इसको आप 36 को 6 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। सो 2 टाइम्स log 6 टू द बेस 6, यानी 2। log 81, log 81 to the base 9, so it is log 9 square to the base 9, or it is 2 times log 9 to the base 9, or it is 2। बहुत सिंपल एग्जांपल्स, लेकिन जो लॉज हमने डिस्कस किए हैं उनकी थोड़ी प्रैक्टिस होने के लिए एग्जांपल देखें। बट सम कुछ ऐसा भी कि पावर कुछ और हो जाए, फॉर एग्जांपल log 1/2 सॉल्व करना है टू द बेस 4 ना। पहली बात तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं log 1 minus log 2 base 4 यूजिंग दी log, और log 1 होता है 0, तो ये हो गया 0। अब ये बेस है 4 और यहाँ है 2, तो आप देखें log ऑफ 2 इज व्हाट? 2 इज अंडर रूट ऑफ 4, यानी ये है माइनस log 4 टू द पावर 1/2 एंड बेस इज 4, जो कि फर्दर बन जाएगा -1/2 log ऑफ 4 टू द बेस 4। आप इस पॉइंट को समझें कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर log 4 टू द बेस 4 बन जाए, उसके लिए मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा -1/2। ऐसे एक और टाइप का क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, जैसे अगर ऐसा दिया है कि इफ log x टू द बेस 2 इज 5, देन फाइंड x, ये क्वेश्चन। तो डेफिनेशन क्या थी? y अगर a टू द पावर x होता है तो log y टू द बेस a इज x, यानी अगर ये log x टू द बेस 2 इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब है कि x क्या है? 2 टू द पावर 5। नाउ 2 टू द पावर 5 इज 32, यानी आप इसको इस फॉर्म में चेंज करें, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाओ वापस। log x टू द बेस 2 इज 5, यानी x क्या है? इस बेस रेज टू द पावर 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32। ऐसे ही
एग्जाम्पल दिया है log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज x, फाइंड x। तो ये तो किस वजह से, जिसे ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको 2 की पावर बनाना है। यहाँ पर ये बन जाएगा log log 2 टू द पावर 4 बेस इज 2, ये है x। ये बन गया 4 टाइम्स log 2 टू द बेस 2 x। अब log 2 टू द बेस 2 इज व्हाट, 1, so 4 into 1, so x is 4। log x टू द बेस 5 इज 4, और क्वेश्चन है कि फाइंड x, फाइंड x। ये x होना है 5 टू द पावर 4। इस बेस को लेते हुए 4 क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट, तो आपके पास x आ जाएगा। बेसिक डेफिनेशन, x इज 5 पावर 4 आएगा सॉल्व होके 625, so this आंसर इज 625। तो इस असाइनमेंट जो भी ये क्वेश्चन हैं ये आप ट्राई करें, इसका भी सॉल्यूशन साथ में लोड कर देंगे, बट एक बार आप प्रैक्टिस कर लें जो अंडरस्टैंड किया है। और इसमें इतना ही करना है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन में बेसिक एक डेफिनेशन अभी इतना ही करना है। बाकी फिजिक्स में जैसे जैसे यूज होगा तो आगे समझेंगे इस बात।